जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम सीटेट एग्ज़ाम की बात कर रहे थे और आज हम उसके परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण पेडागॉजी है ना। पेडागॉजी आपके एग्ज़ाम में आपको पता है कि 150 अंक में से 75 अंक की पेडागॉजी सारे सब्जेक्ट को मिला के आती है। तो आज हम पेडागॉजी के बारे में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए, हम पेडागॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेडागॉजी की बात करेंगे। आइए, पेडागॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। एनसीएफ, सबसे पहले तो हम लोग एनसीएफ के बारे में जानेंगे, है ना। एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर और पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं और निगेटिव वर्ड क्या होते हैं, किस तरीके से हम एग्जाम में प्रश्नों को देखकर, ऑप्शंस को देखकर बता पाएंगे कि ये वाला ऑप्शंस गलत है और ये ऑप्शंस सही है। हम कुछ निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड के बारे में देखेंगे, ठीक है। आप इन वर्डों को देखते हुए तुरंत यह अनुमान लगा पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एनसीएफ की बात करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड की बात करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इन पे आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एनसीएफ की बात करते हैं। एनसीएफ क्या कहता है, आइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ क्या कहता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ का कभी कभी तो फुल नेम ही पूछ देता है ना। एनसीएफ का कभी कभी आपके एग्जाम में फुल नेम पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या कहती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है, क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाए। एनसीएफ के अंतर्गत उस विषय पर चर्चा है, बालक के अनुरूप क्या चीज़ें पढ़ाई जाए, है ना, और क्या पढ़ाई जानी चाहिए और क्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। इस विषय पर एक दस्तावेज बनाया गया है, उसे हम एनसीएफ 2005 के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। चलिए, इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन सिद्धांत कौन कौन से है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के मार्गदर्शन सिद्धांत है, तो पहला सिद्धांत क्या कहता है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत है ना, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार यहाँ से आपको सवाल बनाए जाते हैं। तो पहला मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है कि कह रहा है कि स्कूली ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, है ना। स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ने का तात्पर्य है यह है कि आप जब कक्षा में विद्यार्थी बालक को पढ़ा रहे हो, तो जो आप विषय वस्तु बता रहे हो वह आप उसके बाहरी ज्ञान से जोड़ के, बाहरी ज्ञान कहने का मतलब ये नहीं कि आप किसी अलग देश से जोड़ दें जो कि बालक के परिवेश में न हो, वह जानता ही न हो, है ना। बाहरी ज्ञान कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसके आसपास होने वाली, है ना, उसके आसपास जो चीज़ें बीत रही हो, जो बालक हमेशा से देख रहा हो, जो क्रियाकलाप कर रहा हो, उन चीज़ों से आप उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, है ना। जब आप बालक को स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान को उसके आसपास परिवेश से जोड़ के बताएंगे, तो बालक समझने में ज़्यादा सक्षम होगा, क्योंकि वह अपने परिवेश में उन चीज़ों को देख रहा होगा, समझ रहा होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे कि उसकी स्कूली ज्ञान को, उसकी किताबी ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ के बताएंगे। एनसीएफ का सिद्धांत पहला है, ठीक है। और दूसरा मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है। दूसरा मार्गदर्शन सिद्धांत यह है, कह रहा कि पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, है ना। समझने पर जोर दिया जाना है। ध्यान को इन मार्गदर्शन सिद्धांत को समझिएगा। सबसे पहले पहला बात कर रहा है कि स्कूली ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़ के पढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि रट्टा प्रणाली को नहीं अपनाया जाए, है ना। कह रहा है कि रट्टा प्रणाली से मुक्त किया जाए। बालक को रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा। आप अध्यापक हैं, आप यह कोशिश करेंगे कि बालक रटने की प्रवृत्ति पर जोर न दे, बल्कि समझने की, चीज़ों को समझने की कोशिश करे, है ना। वह खुद से जब चीज़ों को समझ जाएगा तो उस कार्य को आसानी से कर लेगा। रट्टा प्रणाली से विमुक्त कराना है, ठीक है। दूसरा मार्गदर्शन सिद्धांत क्या कहता है कि रट्टा प्रणाली से विमुक्त करें। आगे तीसरा नंबर वाला सिद्धांत है, कह रहा है कि पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित न हो। पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित, है ना। पुस्तक
कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, है ना। बालक के अनुरूप शिक्षा, बाल केंद्रित का मतलब क्या है कि बालक के अनुरूप उसकी योग्यता, उसकी क्षमता के ध्यान में रखकर उसे शिक्षा ग्रहण करवाई जाए, है ना। चलिए, पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होनी चाहिए, है ना। और चौथा सिद्धांत क्या कह रहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो आप किताबी ज्ञान बालक को दे रहे हैं, जो आप विद्यालय में बालक को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे कि उसकी गतिविधि से जोड़ेंगे, है ना। उसके आसपास गुजर रहे चीज़ों जो बालक कर रहा हो, उसकी मातृभाषा से जोड़ के, उसके परिवेश से जोड़ के चीज़ों को समझाने की कोशिश किया जाएगा, है ना। बालक बखूबी चीज़ों को सीख जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए अगला मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है। अगला है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था होनी चाहिए, उनके राष्ट्रवादी होने चाहिए, राष्ट्र के प्रति आस्था होनी चाहिए, ऐसे विद्यार्थी तैयार किए जाने चाहिए। तो ये था 5 मार्गदर्शन सिद्धांत एनसीएफ 2005 के, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इनको आप अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए आप देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रमुख सुझाव कौन कौन से हैं? तो पहला सुझाव क्या है? बालक सक्रिय, है ना, चाइल्ड एक्टिविटी, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ कर गतिविधि करे और स्वयं सुधार करे। बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है ना। जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक है, वह अपने ज्ञान का सृजन बखूबी स्वयं से खुद से कर लेता है। यहाँ एनसीएफ 2005 भी सुझाव दे रहा है कि बालक एक सक्रिय रूप में है ना। आप उसे नई नई गतिविधि स्वयं से जानने का मौका देंगे। क्या करेंगे? आप उसे स्वयं से जानने का मौका देंगे, उसे नई नई चीज़ों को सीखने और आजमाने का मौका देंगे, उसे जोड़ तोड़ करने की, गलतियाँ करने का मौका देंगे। अब गलतियां करने का मौका देंगे, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बालक जब गलती कर रहा होता है तो वह सीख रहा होता है, न कि गलती कर रहा होता है। जो बालक गलती करेगा ही नहीं वह चीज़ों को कैसे सीखेगा, है ना। तो आप बच्चों को स्वयं से करने का मौका देंगे, उसे गतिविधि करने का मौका देंगे, नई नई चीज़ों को खोजने का मौका देंगे, है ना। अवसर जरूर देंगे आप बालक को, है ना, ठीक है। सुझाव क्या दे रहा है? देखिए, जोड़ तोड़ कर करने का सुझाव दिया जाए, गतिविधि करने का उसे सुझाव दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है सीखने की सक्रिय, सीखना सक्रिय रूप से, है ना, वह सामाजिक गतिविधि, सक्रिय रूप से वह सीखता है ना, समाज में गतिविधि करके। अब देखिए कह रहा है कि सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए, है ना। सीखने में यांत्रिकता नहीं, यंत्रों का प्रयोग करके वह न सीखे, स्वयं से करके सीखे, ठीक है। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक का परिवेश ऐसा ना हो जहां बालक अध्यापक से डर रहा हो या फिर अपने परिवेश में डर से चीज़ें बालक नहीं सीख सकता। उसे आप ऐसा परिवेश देंगे जहां पर वह आनंद से, है ना, अपने आप को संतोषजनक रूप से चीज़ों को सीख सके, ठीक है। चलिए, अनुशासन और डर, ये चीज़ें आपको गलत निगेटिव थिंकिंग देता है ना। आप अनुशासन में डर के भय से चीज़ों को, बालक को चीज़ें नहीं सिखा सकते। इसलिए आप उनको एक आनंददायक माहौल प्रदान करेंगे, संतोषजनक एक अनुशासन या वातावरण प्रदान करेंगे, तब जाके बालक उस अनुशासन रहित, है ना, जहाँ पर वह अपने आप को फ्रीडम महसूस कर सके, जहाँ पर वे फ्रीडम महसूस करेगा, अपने आप को संतुष्ट रख पाएगा, वह चीज़ों को वहाँ से आसानी से सीख पाएगा। आगे कह रहा है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उनकी भाषा, संस्कृति को भी सामान्य दिया जाए। कहने का मतलब कि बालक को उसकी भाषा, है ना, उसके समुदाय की भाषा, उसके आसपास की भाषा को बोलने का अवसर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? आगे प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की गतिविधि भाषा एवं गणित महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की गतिविधि कैसे होती है? भाषा और गणित के माध्यम से।
कैसे होती है? भाषा एवं गणित के माध्यम से किया जाता है। अगला बहुभाषिकता है ना, मल्टी लैंग्वेज। कक्षा शिक्षण 3 भाषा त्रिभाषा सूत्र का वकालत करता है। कौन सा करता है? त्रिभाषा सूत्र का, है ना। त्रिभाषा सूत्र जैसे एक मातृभाषा हो गई, है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई, ठीक है। इस तरीके से त्रिभाषा सूत्र पर बल देता है। बहुभाषिकता त्रिभाषा सूत्र पर बल देती है। और देखिए इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की जाती है। भाषा के कौन कौन से कौशलों की बात की जाती है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना ये भाषाई 4 कौशल हैं। एक क्रम से 2 तो ग्रहणात्मक है और 2 कौशलात्मक होते हैं। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, तो क्या है? ग्रहणात्मक हो गया। जब हम लिखते हैं तो अभिव्यक्त करते हैं, बोलते हैं तो अभिव्यक्त करते हैं। देखिए सुनना, सुनना मतलब कि जब किसी चीज़ को हम सुन रहे होते हैं तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं, लिखते हैं अभिव्यक्त करते हैं। तो 2 ग्रहणात्मक हैं और 2 अभिव्यक्तात्मक हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पढ़ना भी क्या है? ग्रहणात्मक है, ठीक है। आप देखिए बोलना, बोल के हम चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलना क्या है? अभिव्यक्तात्मक, ठीक है, अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं और लिखकर अभिव्यक्ति करते हैं। तो 2 जो ये कौशल हैं, सुनना और पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल हैं और बोलना और लिखना ये 2 अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। और इनका क्रम भी याद रखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या इसको हम कहते हैं? शुभोपली। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये 4 भाषाई कौशल हैं, ठीक है। चलिए देखिए, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि दिशा सूत्रों की अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ज्ञात से अज्ञात कहने का तात्पर्य है कि बालक को यदि आप कोई वस्तु के बारे में ज्ञान करवा रहे हैं तो आप यह कोशिश करेंगे कि बालक के मातृभाषा से जोड़कर चीज़ों को बताया जाए, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। बालक जैसे कि आप उसे कोई सेंटेंस पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि उसकी जो ज्ञात चीज़ें हैं क्या उन्हें ABCD आती है, तब उसे जोड़ के ही आप सेंटेंस बनाएंगे। मतलब कि जब आप कोई अमूर्त चीज़ बता रहे हो तो सबसे पहले आप उसे मूर्त ज्ञान जरूर दे दें। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र चलता है और मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। ज्ञात चीज़ जो बालक जानता है उससे जोड़ के ही आप अज्ञात चीज़ों को बता रहे हैं। आगे सजा व पुरस्कार की भावना। सजा व पुरस्कार की भावना। बालक को आप पुरस्कार नहीं देंगे, सजा नहीं देंगे, है ना। ऐसा करना एक निगेटिव थिंकिंग होता है। आप यदि आप किसी कक्षा में बालक को पुरस्कार परीक्षा करवा रहे हैं और जो बच्चा उत्तीर्ण हो गया उसे आप पुरस्कार दे रहे हैं, तो इससे और बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है, जिससे वे उनका पढ़ाई में अच्छे से मन नहीं लग पाता। उन्हें लगता है कि जो बच्चा उत्तीर्ण किया है, जिसे सर अध्यापक पुरस्कृत कर रहे हैं, वही सबसे तेज है और हम वैसा नहीं बन सकते, सर उन्हें ज़्यादा मानते हैं। तो ऐसा चीज़ें करना हमेशा गलत होता है। आगे है शैक्षिक गतिविधि से बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। बालक की गतिविधि से अध्यापक को भी जोड़ना चाहिए। यदि आप बालक की गतिविधि से अभिभावक को भी जोड़ते हैं तो अभिभावक भी इस बात का पता लगता है कि उसका बालक किसी गतिविधि को सीखने में कितना सक्षम है, ठीक है। चलिए आगे, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताब शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विशाल पाठ्यक्रम, लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम यदि आप बच्चों को दे देंगे तो हो सकता है कि वह उस पाठ्यक्रम को ख़त्म न कर पाए, या फिर मोटी किताबें असफलता का ये सब प्रतीक है ना। कम चीज़ें, ठोस चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि खूब लंबा चौड़ा सिलेबस उठा के दे दिया और बालक उसे पढ़ ही ना पाए, है ना। तो ये भी असफलता का एक कारण है। अब देखिए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाना चाहिए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, आप चीज़ों को व्याख्यान करके बालक को नहीं बता सकते, है ना।
आप व्याख्यान करके चीज़ों को उद्देश्य नहीं बता सकते। आप क्या करेंगे, वातावरण स्थापित किया जाए। यदि आप किसी विषय वस्तु के अनुरूप उस बालक को वैसा वातावरण देते हैं तो बालक बखूबी स्वयं से उस कार्य को करने में सक्षम होता है, न कि आप उसे उपदेश देकर सिखा पाएंगे, रट्टा मारकर सिखा पाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि एनसीएफ 2005 अपने मार्गदर्शन सिद्धांत में कहता है कि बालक को रट्टा प्रणाली से विमुक्त किया जाए, है ना। रट्टा देने पर जोर न दिया जाए, उसे चीज़ों को समझने पर बल दिया जाए, ठीक है। तो आप उसे वैसा बालक को वैसा वातावरण दीजिए, वह उसमें स्वयं को अपने आप को स्थापित कर लेगा। अब देखिए अगला पॉइंट है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। खोजबीन करना, सूची बनाना, है ना, अवसर देना, स्वयं से करके सीखना, अवलोकन करना, ये सब चीज़ें हमेशा सकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें, ठीक है। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक करने का अवसर दें, कहने का तात्पर्य यह है कि बालक चीज़ों, मैंने पहले ही बताया ना कि बालक एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, वह अपने ज्ञान का सृजन बखूबी कर देता है ना। आप एक अध्यापक होने के नाते आप उसे बस केवल अवसर देंगे, है ना। आप अवसर दीजिए, बालक स्वयं से चीज़ों को करके सीख जाएगा। तो आप जब पुस्तकालय में बालक को स्वयं से पुस्तक चुनने का अवसर देंगे तो वह अपने अनुरूप, है ना, पुस्तकों का चयन करेगा और चीज़ों को अच्छे से सीख पाएगा। यदि आप अध्यापक हैं और बालक को आप प्रेरित करते हैं कि नहीं आपको हिंदी नहीं अंग्रेजी पढ़ना है, हो सकता है कि वह बालक हिंदी मातृभाषा से हो, है ना, उसकी भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी ना हो, तो वह आपके दबाव में आकर चीज़ों को नहीं पढ़ सकता। इसलिए आप उसे स्वयं से कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे, है ना, स्वयं से कार्य करने का क्या करेंगे, अवसर देंगे। अगला कह रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दें, है ना। मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को भी बढ़ावा देना चाहिए। चलिए आगे है आगे कह रहे कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन एवं नवाचार आदि पर समय पर पहुंचाया जाए। नवाचार क्या होता है ना कि बालक की पाठ्यक्रम के अनुसार उसमें नवीन गतिविधि, नवीन तरीका, नवीन चीज़ों के माध्यम से अध्ययन कराना ही नवाचार कहलाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि शिक्षकों को अकादमिक संसाधन मतलब स्कूल में मिले संसाधन दिए जाने चाहिए और उसके नवाचार, नए नए तरीकों से बालकों का पठन पाठन का कार्य करवाया जाना चाहिए, ठीक है। आगे समुदाय कह रहा है कि कम्युनिटी क्या है, मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। बालक को समुदाय से जुड़ने का अवसर दें, उन्हें समाज से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए, है ना, तभी वे अपने आप को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे, ठीक है। उन्हें अभिव्यक्ति का मौका दिया जाना बहुत ही जरूरी है। बालक को आप जितना ज़्यादा अवसर देंगे आप बालक को जितना ज़्यादा अवसर देंगे बालक उतने ही अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी कार्य को करने के लिए बालक को अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। अवसर, जितना ज़्यादा आप अवसर देंगे, स्वयं से करने का मौका देंगे, है ना, खोजबीन करने का मौका देंगे, ये सब चीज़ें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की ओर डिनोट करता है और बालक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने में सक्षम होता है। आइए और कह रहा है कि मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। मानसिक स्तर व योग्यता के अनुसार, उसकी एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बालक कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है, उसकी मानसिक स्तर, उसकी योग्यता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे गतिविधियां या फिर उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। यदि बालक कम बुद्धि लब्धि का है ना, मंद बुद्धि बालक है और आप उसे हाई लेवल की तैयारी करवाते हैं, उसका पाठ्यक्रम खूब ज़्यादा लंबा चौड़ा कर देते हैं तो बालक कुंठित हो जाता है ना, वो चीज़ों को नहीं सीख पाता है और उसके अंदर पठार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, और वह पढ़ना भी नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में वह विद्यालय छोड़ भी देता है ना, ऐसी स्थिति में वह विद्यालय जाना बंद कर देता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे
कि बालक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, है ना। जैसी जिसकी योग्यता है उस हिसाब से उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। आगे बालक के चौमुखी विकास, बालक का चौमुखी विकास, है ना। चौमुखी विकास पर पाठ्यचर्या, कहने का मतलब है कि बालक के किसी एक पक्ष का विकास, केवल एक ही पक्ष मानसिक पक्ष नहीं, आप सभी पक्षों का संज्ञानात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों को आप ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे ताकि उसके सभी पक्षों का चहुमुखी उसका विकास हो सके, है ना। सभी पक्षों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, है ना, सभी पक्षों का विकास हो सके। ठीक है। आगे कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना चाहिए। समावेशी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, समावेशी वातावरण का तात्पर्य है कि बालक को सबको एक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि सभी बालक विशिष्ट होते हैं। ठीक है। आप उनको एक साथ तैयारी करने का मौका देंगे, है ना। एक ही कमरे में सभी बालकों को समावेशी शिक्षा, ये कहता है कि वो चाहे बालक किसी भी परिवेश से आ रहा हो उसको सभी बालकों को एक साथ जोड़ के शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते किसी भी आधार पे। चलिए अब देखिए एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। कौन कौन विधियों पर जोर देता है? पहला कहता है करके सीखें, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, है ना। एनसीएफ 2005 5 गतिविधियों पर जोर देता है। कहता है कि स्वयं से करके सीखें, निरीक्षण अवलोकन करके सीखें, परीक्षण करके सीखें, प्रयोग करके सीखें, है ना। और सामूहिक गतिविधि, है ना, सामूहिक चर्चा परिचर्चा, समूह में गतिविधि, अभिव्यक्ति और चीज़ों को एक समूह में करके सीखें, है ना। मिश्रित विधि, सबको एक कम्युनिटी में जोड़ के सीखें, है ना। यह एनसीएफ 2005 इन गतिविधियों पे जोर देता है। ध्यान रखिए, करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि और मिश्रित विधि। ठीक है। आइए आगे एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षा ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपयोग द्वारा बच्चों हेतु सहायक है ना। शिक्षक बालक संसाधन है, सब कुछ बालक साध्य और सब कुछ क्या है? संसाधन है। अध्यापक क्या है? संसाधन है। ठीक है। अध्यापक क्या है? संसाधन है। ठीक है। बोर्ड क्या है? संसाधन है, संसाधन है। ठीक है। और बालक क्या है? साध्य है। तो आप यह याद रखिएगा कि सब कुछ बालक ही केवल साध्य है और सब कुछ संसाधन है। कह रहा है कि जो शिक्षक है वह एक ज्ञान का उसे सही दिशा देने का एक संसाधन है, जबकि बालक क्या है? साध्य है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सब बालक ही साध्य है और सब कुछ क्या है? संसाधन है। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने एनसीएफ के बारे में देखा, एनसीएफ के 5 मार्गदर्शन सिद्धांत कौन कौन से हैं उनके बारे में देखा। ठीक है। और अब हम देखेंगे पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द, सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द। इन शब्दों के बारे में देखें। कौन से शब्द हैं? सकारात्मक शब्द और नकारात्मक शब्द। सकारात्मक शब्दों के बारे में और नकारात्मक शब्दों के। ठीक है। अब देखिए, ये जो आप पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड पढ़ने वाले हैं, आपको यहाँ से एग्जाम में बहुत ही फायदा होने वाला है। आप इन नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखिएगा। जब आप इन वर्डों को आप ध्यान रख लेंगे, यह आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है। रामबाण का काम करने वाला, क्योंकि यहाँ से आप ऑप्शंस देखते ही आप तुरंत उत्तर लगा सकेंगे कि कौन सा बालक के अनुरूप सकारात्मकता की ओर दर्शा रहा है और कौन सा निगेटिव वर्ड की तरफ दिखा रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों के बारे में। देखिए, सबसे पहले निगेटिव वर्ड।
निगेटिव वर्ड केवल मात्र ही, दंड और सजा। क्या क्या कह रहा है? केवल, ठीक है, मात्र, सिर्फ, ठीक है, दंड और सजा। आपको ये सभी वर्ड केवल मात्र सिर्फ दंड और सजा, पनिशमेंट और वनली, केवल मात्र सिर्फ, यदि ये शब्द आपको कहीं भी ऑप्शंस में दिख जाएं, आप तुरंत उसे गलत, उस वाले ऑप्शंस को तुरंत क्या करेंगे? गलत कर देंगे। केवल मात्र सिर्फ और सजा, ये है निगेटिव वर्ड। देखिए आपको एक प्रश्न दिया गया है, आप इस प्रश्न के माध्यम से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार का प्रोत्साहन कर सकती है ना? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनाने के लिए किस प्रकार का प्रोत्साहन कर सकती है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रत्येक छोटे छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। आगे कह रहा है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। कह रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार कर कर। और चौथा कह रहा है बच्चों को सजनतापूर्व अनुभव मारने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, है ना। आपने अभी हमने बताया कि पुरस्कार देना क्या होता है? गलत होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। केवल मात्र ही, वनली की जब हमने बात किया था, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, हम गलत उत्तर भाई क्यों अस्वीकार करेंगे, है ना। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके और दंडित करके, दंड देना भी गलत है। केवल मात्र ही और पनिशमेंट, दंड देना क्या है? गलत है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो गया। अभी हम जब एनसीएफ की बात कर रहे थे तो हमने बताया ना कि अनुभव से प्रयोग करके और अवलोकन करके अवसर देके चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आप निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को ध्यान में रखेंगे तो आप चीज़ों को आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब देखिए अगला एक और निगेटिव वर्ड आ गया, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, है ना। रोट, रटना, याद करना और कंठस्थ करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमेशा गलत होती हैं। रट्टा मारना, याद करना और कंठस्थ करना, रट्टा मारना, याद करना और कंठस्थ करना। कंठस्थ भी याद होता है, याद करना भी याद, और रट्टा मारना चीज़ों को आपने एनसीएफ क्या कह रहा थी कि रट्टा प्रणाली से विमुक्त करना है ना। रट्टा प्रणाली पे जोर नहीं देना है, समझ पे जोर देना है। ठीक है, चलिए समझ पे जोर देना है। ये निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे तो आसानी से सवाल को जल्दी से हल कर पाएंगे। चलिए अगला क्या है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है ना। ऑप्शन से प्रवीणता, अभिमुखता, लक्ष्यों पर जोर देकर,